तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ क्राइम की एक और नई कहानी लेकर। एक ऐसी कहानी लेकर जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी कहेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी है छत्तीसगढ़। एक जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में भरतपुर। भरतपुर में एक जगह पड़ती है मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ के पीछे एक वन डिपो रहता है। वन डिपो पर एक इकबाल नाम का व्यक्ति वहीं पास में काम किया करता था। वह सुबह रोजाना की तरह 5 बजे उठता है और उठकर मोबाइल की टॉर्च चलाता है और वन डिपो के पीछे झाड़ियों में शौच के लिए जाता है। जैसे ही वो शौच करने के लिए बैठता है वह सामने उसकी नज़र पड़ती है एक व्यक्ति पर जो गिरा हुआ पड़ा था। अब जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है उस व्यक्ति पर वह डर जाता है कि इतनी सुबह सुबह कौन व्यक्ति है यहाँ गिरा पड़ा है। अब उसके पास जब वह उठकर जाता है, मोबाइल की टॉर्च से जब उसके ऊपर रोशनी डालता है तो वह देखता है कि उस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी जख्म है, खून लगे हुए हैं और वह व्यक्ति मर चुका है। अब उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वह कांपने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। अब वहाँ से दौड़ता हुआ वह भागता हुआ गांव के लोगों की तरफ जाता है। लोग उठकर सुबह सुबह टहल रहे थे। लोगों को बताता है कि डिपो के पीछे एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर काफ़ी सारे खून लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने उसकी हत्या कर दी है। अब गांव वाले वहाँ भागते हुए जाते हैं तो गांव वाले उस व्यक्ति को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति कहीं और का नहीं बल्कि उसी गांव का रहने वाला रईस रहता है, रईस अहमद, जो कि पेशे से एक पत्रकार रहता है। अब गांव वाले फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद उस व्यक्ति की शिनाख्त करती है रईस अहमद के रूप में। अब देखती है पुलिस की उसके शरीर पर काफ़ी जख्म के निशान हैं। कई धारीदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया है। शरीर पर कई कटे फटे निशान भी हैं। चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। शरीर के ऊपर फटे हुए कपड़े हैं। अब पुलिस उस व्यक्ति को लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। गांव वालों से पूछताछ करती है, उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है। अब जैसे इसकी खबर परिवार वालों को लगती है कि उसके बेटे का कत्ल कर दिया गया है, रईस अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। अब उसकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम शफीना रहता है। उसका एक 3 साल का बेटी भी रहती है। अब जैसे उसको पता चलता है कि उसके पति का कत्ल कर दिया गया है, अब उसका रो रो कर बुरा हाल रहता है। अब वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। अब जैसे तैसे करके पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह बताती है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक दिन वह जब पत्रकारिता कर रहा था तो किसी व्यक्ति से नोक झोंक हुई थी और उसने जान से मारने की धमकी दी थी। शायद वही व्यक्ति होगा, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि वह व्यक्ति कौन है, किससे उसका झगड़ा हुआ था। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसके जख्म पर कम से कम 20 से 25 बार धारदार हथियार से वार किए गए थे, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अब घर वालों को बॉडी को सौंपा जाता है। उसके पिता कयूब खान बॉडी को लेकर जाते हैं। उसका अपने तौर तरीके से धर्म के रीति रिवाज से उसके बॉडी को, रईस अहमद के बॉडी को मिट्टी दी जाती है। अब परिवार गम में था, शोक में था। परिवार वाले और साथ में गांव वाले जो रिश्तेदार थे, अब वो यह जानना चाह रहे थे कि आखिर उसके बेटे की हत्या किसने की है, आखिर उसका गुनाह क्या था। पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है, कोई क्लू नहीं मिलता है। तो अब पुलिस का शक गहराता है कि क्यों ना अब परिवार वालों से पूछताछ की जाए। अब पुलिस परिवार वालों से पूछताछ करती है तो परिवार वाले भी जितना जानते थे उतना ही बताते हैं। न उसकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से उसका झगड़ा हुआ था। लेकिन पत्नी से जब पूछताछ होती है तो पत्नी बताती है कि किसी ने उसको मारने की धमकी दी थी। अब पुलिस हैरान रहती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल और तेज करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, अपने हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ाती है। तभी एक ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद परिवार वाले ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार, पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। दरअसल साथियों, पूरी कहानी सुनने के लिए चलते हैं 4 साल आज से पीछे। दरअसल 2021 में शफीना, जो कि झारखंड गढ़वा जिले की रहने वाली होती है, बेहद ही खूबसूरत लड़की शफीना,
जो भी उसको देखता एक बार उससे बात करने की सोचता। खूबसूरती की काफ़ी धनी थी सफीना, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक थी, काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी, ग्रेजुएट थी सफीना। अब इधर महेंद्रगढ़ का रहने वाला रईस अहमद भी काफ़ी तेज तर्रार था, और झारखंड की सफीना भी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी थी। अब किसी रिश्तेदार के माध्यम से दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इधर रईस अहमद शादी से पहले सफीना से बातचीत करने लगता है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ती है कि कुछ ही महीनों बाद दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश था। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर घर में प्यार से रहते, परिवार के साथ रहते। लेकिन अब इसी बीच कुछ साल बाद सफीना एक बेटी को जन्म देती है, बेहद ही प्यारी बेटी। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उस बेटी के साथ काफ़ी खुश रहते थे। परिवार में खुशियां आ चुकी थी, एक बेटी आ चुकी थी। उधर उनके पिता कयूब खान भी बेटी के साथ दिन भर व्यस्त रहते, बेटी को खिलाते। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इधर सफीना अपने पति से कहती है कि उसे मायके जाना है। अब झारखंड थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से दूर रहता है, जो जगह रहती है गढ़वा। अब वहाँ वह अपनी बेटी को लेकर अकेले ही मायके चली जाती है। कुछ दिनों मायके रहती है, लेकिन अब उसका पति उसका इंतजार करने लगता है, बार बार फ़ोन करता। लेकिन पत्नी अभी आने को तैयार नहीं थी। वह कहती है बस कुछ दिन और मायके में गुजार लेने दो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। अब पति रईस अहमद गुस्सा होता है और जाता है, अपनी पत्नी को मायके से लेकर घर आता है। घर पर पत्नी अब सब सही से रहने लगती है। उधर सुबह 9 बजे निकलता, रात रात को जागता, करीब 12 बजे, कभी 11 बजे वह घर आता था। पत्रकारिता का काम ही कुछ ऐसा होता है। अब एक दिन उसकी लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। रईस बाहर पत्रकारिता करने गया होता है। अब वो अपने पति रईस अहमद को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो जी, बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं क्या करूं। तभी उसका पति कहता है कि एक काम करो कि इसको लेकर तुम रायपुर चली जाओ। रायपुर में काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ इसका बेहतर इलाज होगा। अब सफीना अपनी बेटी को लेकर रायपुर चली जाती है। एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है। अब 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन सफीना घर नहीं लौटती है। इधर रईस अहमद परेशान रहता, उसको फ़ोन करता तो फ़ोन बंद आ रहा था। अब रईस अहमद पहुंचता है पुलिस स्टेशन। पहुंचने के बाद पुलिस को बताता है कि उसकी बीवी रायपुर अपने बच्चे को लेकर इलाज के लिए गई थी, लेकिन उसका कुछ अभी तक पता नहीं है, न जाने वो कहाँ चली गई है। अब घर पर भी सभी परेशान रहने लगते हैं। सभी लोग रिश्तेदारियों में फ़ोन करते, उसके मायके फ़ोन किया जाता तो भी उसका कुछ पता नहीं चलता। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रहती है। तभी रईस अहमद को एक फ़ोन आता है उसके ससुराल से। पता चलता है कि सफीना मनेंद्रगढ़ झारखंड गढ़वा ज़िले अपने मायके पहुंची हुई है और बेहद परेशान है। अब पति रईस अहमद फ़ौरन ही अपने घर से निकलता है और अपने ससुराल पहुंचता है। अपनी पत्नी की हालत को देखता है तो वह परेशान हो जाता है। पत्नी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, 2 दिनों से तुम कहाँ थी, अगर मायके नहीं आई तो तुम कर क्या रही थी, आखिर तुम किसके साथ गई थी, तुम तो इलाज कराने के लिए गई थी। अब पत्नी रोने लगती है और बताती है कि वह इलाज के दौरान उसकी एक व्यक्ति से बातचीत हो रही थी और काफ़ी परेशान थी, वह अकेले थी, इसलिए उससे बातचीत कर रही थी। और व्यक्ति खाने में कोई चीज़ खाने की देता है और उसमें कुछ नींद की दवाइयाँ मिला देता है, जिससे उसे नींद आने लगती है। और वह व्यक्ति उसे लेकर 2 दिनों तक किसी होटल में रुका था। अब वह परेशान हो जाता है। परेशान होकर उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसको उसका ठीक ढंग से चेहरा और हुलिया भी याद नहीं रहता। अब उसे लेकर वह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जहाँ पर उसने शिकायत दर्ज कराई थी वहाँ ले जाने के बाद पुलिस के सामने उसका बयान दर्ज होता है। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है, वहाँ बयान दर्ज होता है तो वह बताती है कि नींद की गोलियाँ खुलाकर 2 लोग थे, उसे लेकर किसी होटल में किसी कमरे में रुके थे। जगह कौन सी थी उसे याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि वह नींद में थी। अब पुलिस पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तो वह बताती है कि अब यह मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ गलत हुआ या नहीं, लेकिन मुझे अंदेशा है कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है।
अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रहती है। इधर रईस अहमद अपनी पत्नी को लेकर मनेंद्रगढ़ अपने घर जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है उसके पिताजी उसकी पत्नी को देखते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने बेटे से झगड़ा करने लगते हैं, परिवार वाले झगड़ा करने लगते हैं कि एक काम करो कि अपनी पत्नी को लेकर तुम घर से निकल जाओ, या तो ये रहेगी या फिर तुम रहोगे। अब पति रईस अहमद कहता है ऐसा क्या हुआ है, इसके साथ गलत हुआ है तो फिर हम लोगों को इसका साथ देना चाहिए। काफ़ी अच्छा व्यवहार का रईस रहता है, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं रहता है। पिता कहता है ये चरित्रहीन लड़की है, इसे मैं अपने घर में रहने नहीं दूंगा। मुझे शक है कि यह किसी से मोहब्बत करती है, उसी के साथ ये भगी थी, इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन यह झूठ बोल रही है। अब पिता से झगड़ा करने के बाद रईस अहमद अब अपने पत्नी को लेकर अपनी बेटी के साथ पास में ही एक जगह पड़ती है मवहारीपुरा, वहाँ किराए के मकान में रहने लगता है। कुछ दिन और गुजरता है, तभी एक दिन रात में करीब 15 मई 2024 की रात में वह घर पर खाना पीना खाता है और सोता है। लेकिन अगले दिन उसकी लाश वन डिपो के पीछे मिलती है। अब इधर पत्नी जब सो के उठती है तो वह देखती है कि कमरे में वह नहीं है, उसका कुछ अता पता नहीं है। वह परेशान रहती है कि आखिर कहाँ चला गया। तो वह सोचती है कि हो सकता है कि पत्रकारिता का काम है, कहीं चले गए होंगे। अब इधर जब उसकी बॉडी मिलती है, गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति इकबाल पुलिस को सूचना देता है, गांव वालों को बताता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम होता है, उसका दाह संस्कार परिवार वाले करते हैं। अब सभी लोग यह जानने के लिए बिल्कुल परेशान थे कि आखिर इसका कत्ल किसने किया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, जांच पड़ताल करती है पुलिस, कॉल डिटेल्स निकालती है। जब कहीं से कुछ नहीं पता चलता है तो पत्नी की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, सफीना की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि जिस दिन इसकी लाश मिली थी, यानी कि 15 मई को, उससे पहले एक दिन पहले करीब 14 तारीख को शाम 7 बजे इस लड़की ने किसी से बात की थी जिसका नाम आरजू रहता है। और आरजू कहीं और का नहीं बल्कि उसी सफीना के गांव का रहने वाला होता है, उसके मायके का रहने वाला होता है। और बार बार पुलिस जब कॉल डिटेल्स चेक कर रही थी तो ऐसा पता चलता है कि वह दिन भर उसी व्यक्ति से बातचीत किया करती थी। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो इस कत्ल में, रईस अहमद पत्रकार के कत्ल में उसके पत्नी का हाथ है। अब पुलिस उसके पत्नी को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, लेकिन पत्नी बताती है कि हाँ, मैं उससे बातचीत करती थी। एक बार 2022 में जब मैं अपने गांव गई थी तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी और बातचीत करते करते हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे। अब जब भी वह फ़ोन करता था और मुझे जब उसकी ज़रूरत महसूस होती थी तो मैं अपने बच्चे को लेकर, बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती थी और आरजू के साथ घूमा फिरा करती थी। बस इतना ही मेरा और आरजू का संबंध है, इतना ही बातचीत होती है, लेकिन कत्ल के बारे में कुछ पता नहीं है। अब उधर पुलिस जांच पड़ताल जारी रखती है, पत्नी घर चली जाती है। तभी पता चलता है कि पत्नी अपनी बेटी को लेकर कहीं गायब हो गई है। अब अचानक से वो घर पर नहीं है। अब पुलिस का जो शक था पत्नी के ऊपर वह यकीन में बदल जाता है। और उधर पुलिस जो आरजू रहता है अब उसका लोकेशन ट्रेस करती है, उसका नंबर लेकर लोकेशन ट्रेस करती है तो आरजू पकड़ा जाता है। आरजू खान जब पकड़ा जाता है पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता, लेकिन जब पुलिस अपने पे आ जाती है तो कहते हैं कि बड़े बड़े अपराधी हकीकत बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब वह टूट जाता है और बताने लगता है कि शादी के 1 साल बाद जब सफीना अपने गांव आई थी तो वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखने के बाद उसका दिल उस पर आ गया और वह उसे चाहने लगा। और वह सफीना के 1-2 घर के बाद का पड़ोसी है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, दोनों बातचीत करते थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। इस बीच उसने सफीना के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। और हॉस्पिटल रायपुर में जब वो अपने बच्ची का इलाज करा रही थी तो आरजू उसी समय उससे फ़ोन पर बात होती है और जाता है और उसे लेकर वो एक होटल में जाता, वहाँ पूरी रात गुजारता है। करीब 2 रात रहने के बाद वो उसकी पत्नी को साजिश के तहत एक प्लान तैयार कर, ताकि उसके पति को शक ना हो
वो उसे मायके भेज देता है और बताता है कि अगर कोई पूछे तो बता देना कि नींद की गोलियां खिलाकर कुछ लोग ले गए थे। अब उधर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि कत्ल में आरजू और उसके मौसी का एक लड़का, जिसका नाम खुशी रहता है, खुशी खान, जो कि एक लड़के का नाम रहता है, दोनों ने मिलकर रात करीब 2 बजे जब वो अपने कमरे पर सो रहा था तो उसकी पत्नी फोन करती है और प्लान के तहत, जो इसने दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया था आरजू और उसकी प्रेमिका सफीना ने, उसके तहत रात 2 बजे जब वह गहरी नींद में हो जाता है तो वह दरवाज़ा खोलती है, दोनों बाइक से जाते हैं और दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर जाते हैं और जिस रूम में वह सो रहा था उस कमरे में जाने के बाद उसके ऊपर बेरहमी से एक के बाद एक कई बार धारदार हथियार से वार करते हैं, जिससे वह तड़फने लगता है। तो पत्नी गला दबा देती है, तकिए से मुंह दबा देती है और उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद अब बचा कैसे जाए, तो पत्नी बताती है कि पीछे वन डिपो के पीछे लाश को फेंक दो। अब दोनों आरजू और खुशी दोनों मिलकर लाश को पीछे फेंक देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस को पता चलता है कि पत्नी भी इसमें शामिल है और पत्नी फरार है, तो पुलिस अब गश्त ट्रेस कर देती है। अब उसका लोकेशन ट्रेस करती है कि आखिर वो कहाँ गई। करीब 2 से 3 दिनों के बाद 18 मई को पत्नी भी गिरफ्तार होती है और वो अपना जुर्म कबूल करती है और बताती है पुलिस के सामने ही, परिवार वालों के सामने ही, उसका नीरज से प्रेम संबंध था। वो उससे शादी करना चाहती थी, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसका परिवार अच्छा नहीं था, उसे रखना नहीं चाहता था, इसलिए वो हमेशा परिवार वालों से गुस्सा रहती थी और कहीं ना कहीं रईस अहमद से भी नाराज़गी थी उसकी कि उसके परिवार वाले अच्छे नहीं, उसके साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि उसे इश्क लड़ाने का मौका, हवस की जो उसकी लत थी वह कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी। प्रेम संबंध में उसका पति और परिवार वाले बाधा बनते नजर आ रहे थे, इसलिए उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का एक प्लान तैयार किया और प्लान के तहत उसका कत्ल करवा दिया। अब पुलिस और घर वाले जब यह बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लोग न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जब इस खबर को सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि हवस के लत में एक पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया और यह वो भूल चुकी थी कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, एक ना एक दिन वह पकड़ी जाएगी और जेल जाएगी। खैर, पत्नी और दोनों खुशी और आरजू को गिरफ्तार कर IPC 201, 12B और 34 के तहत 120B के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब उस बच्ची का क्या होगा जो 3 साल की मासूम सी बच्ची है। वो अपने बाबा दादी के साथ, क्यूब खान के साथ अब घर पर है। उसकी माँ जेल में है, पिता अब नहीं रहा, पिता का साया सर से उठ चुका है। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बुरे काम करने के चक्कर में, बुरे लोगों के चक्कर में कहीं ना कहीं जो सीधे लोग होते हैं, रईस अहमद जैसे शरीफ लोग पीछे जाते हैं। अगर पत्नी चरित्रहीन निकल जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हश्र देखने को मिलता है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है फैजल खान है, सुदेश भाई है रुड़की से, शुभम है लखनऊ से, अभिषेक सिंह है, इनका जन्मदिन है, दिल्ली के रहने वाले हैं। अभिषेक सिंह, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सतीश गुप्ता हैं, कविता सिंह जी हैं, मोहन चंद्र शर्मा हैं, रामनाथ जी हैं श्रीनगर से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग इस कहानी से सीख ले सकें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।